हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज के वीडियो से पहले मैं कुछ आपको पढ़ने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस हिसाब से आप पेपर की अच्छी तैयारी करें, कम पेपर में नोट्स बनाकर अपने प्रॉपरली एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं कहता कि आप पूरी किताब रट के आओ, कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ही पूछता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से अपने नोट्स को बनाएं, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी पेपर दे रहे हों वो क्रैक कर सकते हैं ईज़िली। वन डे एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर वन डे एग्ज़ाम्स की। वन डे एग्ज़ाम के अंतर्गत यूपीएससी और यूपी पीसीएस को छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो जैसे कैसे बनाइए, जैसे कि मैं आज जो क्वेश्चन जो लाया हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो गवर्नर या गवर्नर के किए गए कार्यों से आते हैं। तो आप इनके नोट्स को कैसे बनाएं, मैं अभी आपको जब वन लाइनर बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कितना फ़ायदा होता है। जैसे कि मैंने लिखा, पहले क्या है, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर। आप कुछ मत करो, बंगाल गवर्नर अपने हेडिंग लगाई सर में, आप इधर जो है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि नंबर 1 से पहले कौन था, इनकी टाइमिंग क्या है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, इनके 4 प्रमुख काम होते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट में आपने नोट कर लिए इसके आगे। सेकंड नंबर पे कौन थे, टाइमिंग क्या थी, कब से कब तक रहे, इनके जो 4 प्रमुख काम थे वो नोट कर लिए। तीसरे नंबर कौन थे, इस तरीके से आपने बंगाल गवर्नर पूरे कर लिए। फिर आप इसके बाद आइए, जब बंगाल के होने लगे क्या, गवर्नर जनरल होने लगे, तो फिर आपने देखा कि पहला कौन था, उसको नाम नोट किया, टाइमिंग नोट करी, कब से कब तक थे, और 4 प्रमुख काम जो थे उनके नोट कर लिए। सेकेंडली इसको नोट किए। इस प्रकार से अगर आप करेंगे, फिर आगे जाके भारत भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे, ठीक है, इनके नाम नोट किए। सिमिलरली फिर वायसराय पे आ गए। तो इस प्रकार से आपके 2 पेज में, 3 पेज में आपके सारे गवर्नर जनरल कवर हो जाएंगे, उनके द्वारा किए गए प्रमुख काम कवर हो जाएंगे। बस आपके 2 पेज में सारे के सारे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे वो सब आपके सामने होंगे। अब उससे क्या है, आपकी अगर किताब पढ़ते हैं या कोई भी किसी बुक से पढ़ते, किसी टीचर पढ़ते, तो 10-12 20 पन्नों का नोट्स देगा, और जब आपका काम 2 पेज में चल जाएगा तो आप 10-20 पन्ने के नोट का क्या करेंगे, आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। तो मेरे सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि इस प्रकार से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप पहले तो टाइम कंज्यूम कर लेंगे, दूसरी बात है शॉर्ट में हो जाएगा, डिटेल आपको पता हो जाएगी, रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, मेन चीज़ है रिवीजन। तो इसी के साथ हम आज के प्रश्न को, वन लाइनर स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इसमें कैसे उपयोग किया जाता है पेपर में। पहला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो सब हमारी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स में आपके सभी उत्तर दूंगा, ठीक है, तो इस बारे में आप चिंता ना करें, मैं कमेंट्स में सभी को उत्तर दूंगा। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो भी गए होंगे, और कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे हमारे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें। ये मैंने अभी तरीका बताया था, आप वीडियो का अगर थोड़ा सा, जो लोग अभी नए आए हैं, बिल्कुल अभी एट अ टाइम आए हैं, वो वीडियो को स्टार्टिंग से एक बार देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाएं। मैंने आज के वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि नोट्स कैसे बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए ये। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें बन सकती थी, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे,
बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के गवर्नर जनरल भी रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे। 1833 से लेकर चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से, और उससे पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो ये दोनों का रहे। अब इसका टाइम पीरियड है, इनके आप कार्य को नोट कर लीजिए, आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। अगला देखिए, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? प्रशासनिक सेवा मतलब कि ICS की बात कर रहा है, इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आज मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर हुए हैं बंगाल के, भारत के, तो मैं उन पे ध्यान दूंगा, उनकी टाइमिंग पे ध्यान दूंगा। उनकी टाइमिंग इसलिए ध्यान दूंगा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि आप नोट्स कैसे बनाएं। तो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या था? 1786 से लेकर 93 तक। ठीक है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। तो लॉर्ड वेलेजली ने, हाँ जी। सभी लोग कमेंट जरूर करते रहें कि इस प्रकार से पढ़ के देखिएगा, बताइएगा, सब लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये तरीका कैसा लगता है आपको पढ़ने के मामले में। बहुत बढ़िया तरीका है मेरी नज़र में, वनडे एग्जाम्स के लिए बेस्ट तरीका है। तो लॉर्ड वेलेजली की टाइमिंग क्या थी? वो टाइमिंग थी 1798 से लेकर 1805 तक। 1805 तक। इससे क्या होगा, आपको उस चीज़ की टाइमिंग पता चल जाएगी। अगर आपको ये याद करने की चीज़ नहीं है, नहीं तो रट लो। ठीक है। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए, ध्यान रखना। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगर आपको पता होता कि किसने की तो भी आप ऑप्शन से ईयर निकाल लेते। अगर आपको ईयर पता है तो आप बंगाल के गवर्नर का नाम पता कर लेते। सॉरी, ये तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल हो चुके थे 1835 में, क्योंकि 1833 में चार्टर आया था, उसके अनुसार भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इनका टाइमिंग क्या है बताया था मैंने, 1833 से 35 गवर्नर जनरल के मामले से भारत के, और बंगाल के टाइम से 1828 से 33। तो जो भी अगर आपको ईयर याद है तो आप क्रैक कर लोगे, नाम याद है तो आप ईयर क्रैक कर लोगे। तो एक दूसरे के काम आएंगे ऑप्शन को सॉल्व करने में। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। इस क्वेश्चंस की इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी कल वाली शायद पीडीएफ पढ़ गई होगी, लेट नाइट पड़ी थी, तो अब काम ज़्यादा है हम लोग पास और समय होता है कम। जैसे कि समझ रहे हैं कि हाँ, तैयारी पर डे लगातार क्लास चल रही है। क्लास की टाइमिंग के बारे में शेड्यूल आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करना, मैं शेड्यूल बता दूंगा एक बार। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये लगाया गया 1830 में। अब भैया यहीं से सवाल को मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। अब देखिए, आपको ईयर पता है 1830, सही है। सब लोग आंसर जरूर दीजिए, एक बार आंसर दीजिए, क्योंकि आपके सामने, नज़रों के सामने लिखा हुआ है।
सब लोग इसका आंसर दीजिए। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। तो 1830 में उस समय भारत का या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि 1830 में भारत का गवर्नर जनरल नहीं था कोई भी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए ऊपर क्या लिखा है, 1828 से 1833। ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। और 1830 कहाँ आएगा? इसी टाइम पीरियड के बीच में तो आएगा, 1828 से 33 के मध्य। तो इसी समय विलियम बेंटिक ने बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगवाया था। तो क्वेश्चन को क्रैक करने में आसानी होती है। आगे देखो, किस भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, सॉरी, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इन्होंने मीडिया को बहुत छूट दे दी थी, तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। और चार्ल्स मेटकॉफ की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। क्या है टाइमिंग इनकी? एक बार कमेंट कीजिए अगर किसी को पता है तो। चार्ल्स मेटकॉफ थे 1835 से लेकर 36 के मध्य। ठीक है, तो आप टाइमिंग को प्रेफर ज़्यादा कीजिए। पेपर में क्या इशू होता है? टाइमिंग का इशू। तो टाइम को इशू ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले वन लाइन पर। किस कर, कर माने टैक्स, व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी टैक्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? तो भैया ये लोग लागू हुई 1820 में। इस रैयतवाड़ी, भू राजस्व, महलवाड़ी, इनके बारे में मैंने आज सुबह के जो जीके का लेक्चर था डिटेल से समझाया है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में लागू हुई थी। ठीक है, इसमें इतने डिटेल नहीं बताता क्योंकि ये वन लाइनर हैं, इसमें ऑप्शन को क्रैक नहीं कर सकते हम लोग ना, ऑप्शन नहीं कोई। आगे देखें, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो ये हुआ भैया लॉर्ड डलहौजी। अब आप लोग कमेंट करो कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या था। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करें, एक दो लोगों की कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, अगर आपको ईयर भी पता है, कोई पर्टिकुलर ईयर पता है इनके कार्यकाल का, वही आप डाल दें। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और ख़राब काम भी किए हैं, तो दोनों ही काम के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आए थे 1848 में, और 1556, सॉरी 1856 तक इनका कार्यकाल था। अब मैं इनके काम जो है नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके कार्य से संबंधित मैंने प्रश्न डाले हैं अभी, तो मैं उसको नहीं बता सकता। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के जो जो काम हुए हैं वो आप, जैसे मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि कैसे नोट्स बनाएं। जो लोग अभी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो की स्टार्टिंग जाके ज़रूर देख लेना, बाद में देख लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देख लेना कैसे बनाए। भैया लॉर्ड डलहौजी का टाइम लिखा, इनके लिख दिए 4 काम इंपॉर्टेंट वाले, अपनी भाषा में छोटे छोटे लिख लिए, बस बस इतना काम करना, कुछ नहीं करना। आगे देखें, ब्रिटेन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसको सरल शब्दों में मैं बता देता हूं कि जो पैसा भारत में है वो ब्रिटेन की ओर जा रहा है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी बहुत ही
बड़े अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिस्टम को मथने का एक तरीका बताया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नोटबंदी करनी चाहिए। ये तरीका बताया था दादा भाई नौरोजी ने। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था कि ब्रिटेन ने भारत में से कितना पैसा उस समय लूटा। सर्वे नहीं कर सकते, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो ये था अराउंड 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2 ट्रिलियन। अब भारत की इकोनॉमी कितनी है आज के टाइम पे? 3 ट्रिलियन। हम लोग 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो देखते हैं अगले वन लाइनर को। भारत में टेलीग्राफी लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा में की गई थी। किसके द्वारा शुरू करी गई? कलकत्ता, आगरा, मद्रास, बम्बई, इन बड़े शहरों को जोड़ा गया था। किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इनका टाइम पीरियड अगर आपको याद है तो टाइम पूछा जाता है, आप टिक कर लोगे तुरंत ही। क्या था? फिर से बता देता हूँ, 1848 से लेकर 56 तक। इतनी बार बताऊंगा टाइमिंग आपको रट जाएगी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ स्थापित की गई है? मुंबई में। आगे देखो। अच्छा, टेलीग्राफी कब आई थी? मैं इसका पर्टिकुलर ईयर बता देता हूँ। ये आई थी 1854 में। ठीक है, कब आई थी? 1854 में। ये पर्टिकुलर इसका ईयर है। अगर आपको ईयर याद है तो आप सोच लोगे लॉर्ड डलहौजी रहे होंगे। ये कितनी आसान बात है। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? महत्वपूर्ण घटना ये थी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जब जीत लिया, तब उसके बाद उन्होंने भारत को प्रॉपरली खुलेआम लूटना शुरू कर दिया। तो प्लासी के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था? तुरंत कमेंट कीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं। 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। बताइए जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मैं कोशिश कर रहा हूं इस समय टाइम को थोड़ा जनरेट करने की। मैं सभी युद्ध के ऊपर एक सीरीज़ लाने वाला हूं, जितने भी बैटल हुई हैं उनके ऊपर। सही है आंसर, सब लोग दे रहे हैं, ज़रूरी, बढ़िया है। तो भैया लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक, तो प्लासी का भैया युद्ध हुआ था 1757 में। और किसके किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे अभी आए हैं और नए हैं, हमारे मित्र बन बन गए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और जो व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो हमारे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। चलते हैं अगले पेज पर। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भू राजस्व प्रणाली के बारे में मैंने बताया है कि डिटेल से, कि भू राजस्व प्रणाली, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनके बारे में मैंने मॉर्निंग में के वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आज के मॉर्निंग के वीडियो में। ठीक है, तो सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? जमींदारों को हुआ। ठीक, चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने बताया था आज ही सुबह। भू राजस्व, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। अब भैया यहाँ से मेरा सवाल यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का आप टाइम पीरियड को कमेंट करके बताएं जल्दी से। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड। इसका आंसर मैं कमेंट में ही दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं
अगले स्टेटमेंट पर। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये की गई 1820 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? ये की गई 1822 में। 1822 में। बात क्लियर समझ में आ रही है? ईयर आप रट लो बिल्कुल इनको, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन ईयर से 1820 में 1822 में आप इससे सवाल क्या बन सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लागू करते समय भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर वायसराय का नाम के साथ में ईयर और उनके काम को एक पेपर 2 पेपर लगेंगे, उसमें नोट कर लें। सभी एमसीक्यू आप कर लेंगे, पेपर में कर लेंगे अगर आपको रट गए तो। 1822 में कौन था? 1820 में कौन था? रैयतवाड़ी किसके टाइम पे लागू की गई? महलवाड़ी किसके टाइम पे लागू की गई? स्थायी बंदोबस्त किसके टाइम पे लागू की गई? अगर आपको ईयर पता है तो आप वायसराय का नाम बता देंगे। तो मैं बता देता हूँ, हालांकि इनका टाइम भी मैं बता दूंगा कमेंट में। आप कमेंट देखते रहिए, कमेंट में आपको आंसर मिलते रहेंगे सवालों के। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था भैया बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन के कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ये अलग अलग होगा, स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तट कर, तट माने कोस्ट, कर माने टैक्स। तो जब ब्रिटेन यहाँ से निर्यात करता था, भेजता था बाहर, तो उस पर क्या था, एक हैवी टैक्स लग गया था। यही कारण था कि उनके वस्त्र उद्योग में गिरावट आई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा, कहवा माने कॉफी, बागान कहाँ लगाए गए? तो ये लगाया गया वायनाड। वायनाड। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, वो एक काम करें, अभी गूगल खोलें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वायनाड जो है, वायनाड की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के मेंबर ऑफ लोकसभा कौन है? एमपी कौन है मेंबर ऑफ लोकसभा वायनाड के, कौन है? इनका नाम मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट है तभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, वरना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, पता आपको। ठीक है, चलता हूँ मैं अगले पेज पर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम मैं दे देता हूँ। सर्च कीजिए, सभी लोग सर्च कीजिए कि वायनाड के एमपी कौन है, मेंबर ऑफ लोकसभा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा होगी, तो लोकसभा पे कौन एमपी है? वायनाड। चलिए देखते हैं। चलिए कमेंट आ गए हैं, देखते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं, टाइम को ना खराब करते हुए, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भैया प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और लॉर्ड मेयो का टाइम क्या है? 1869 से लेकर 1872 तक। तो कब हुई थी? 72 में हुई थी भैया, ठीक है। लेकिन ये पूरी नहीं हुई थी, तो पूरी किसने करवाई थी? वो करवाई थी 1881 में। तो 1881 में जिसने करवाई थी, जरा उनका नाम बताइए, जल्दी से उनका नाम कमेंट में बताइए। आगे देखिए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? टॉमस मुनरो ये किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अभी पीछे वाले में बताया कि कब से लागू हुई मैंने ये, ठीक है। तो रैयतवाड़ी के सभी प्रश्न को मैं पीडीएफ आपके में पड़ जाएगी, तो एक काम कीजिएगा, रैयतवाड़ी लिखिएगा, उससे संबंधित जितने प्रश्न आए हैं सबको एक साथ लिख डालिए, बात खत्म हो जाएगी रैयतवाड़ी की पूरी।
इस प्रकार से नोट्स बनाना शुरू कीजिए कि रैयतवाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे अपने सबको मैं दे रहा हूँ वन लाइनर में, सबको एक बार में नोट कर लो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? स्थायी बंदोबस्त तो राज्य को कितना देना होगा? पूरा 89%। 89%। देखिए ये टैक्स ही बहुत खराब रीजन है कि उत्तर भारत जो है, जैसे बिहार जो एक टाइम पे कैपिटल था, बड़े बड़े सम्राटों की राजधानी था पटना, मतलब पाटलिपुत्र, आज उसकी बिहार, यूपी बिहार की इतनी बुरी हालत कैसे है? इकोनॉमिकली हम लोग कमज़ोर हैं, आईटी सेक्टर में हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए, मेडिकल सेक्टर में हम लोग इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे हैं कि कारण क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे देखते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अब मैं यहाँ से एक प्रश्न पूछूं कि 1881 में कौन था, तो इसका आंसर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में स्थायी बंदोबस्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ 1913 में। रट लो इसको, रटने वाली चीज़ें हैं भाई वन लाइनर, इसमें समझना नहीं है ज़्यादा, इनको रटना ही पड़ेगा, पेपर में ऐसे हूबहू सवाल मिलता है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से मतलब अलग रेल बजट कब बना? 1924 में। तो एक सवाल मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ भारतीय रेल से कि भारत में पहली रेल कौन से ईयर में चली और कहाँ से कहाँ तक चली? जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं रुका हुआ हूँ। चलिए मैं इससे अधिक समय नहीं दे सकता, एक आध कमेंट आ भी गए हैं। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, तो ये किसने कहा था? ये कथन था जवाहरलाल नेहरू। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि भारत और इंग्लैंड दोनों ही, इंग्लैंड भारत को लूट रहा था, अब भारत की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही थी, तो इंडिया का अगर हित की बात करें तो इसका मतलब क्या है? दोनों आपस में एक ही रुपया, एक रुपया पड़ा बीच में, यहाँ दो लोग उठाने वाले हैं, भारत और इंग्लैंड, तो ये क्या होगा? आपस में टकराएंगे ना, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। चलते हैं अगले पेज पर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की संज्ञा किसने दी है? ये दी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक सिद्धांतधारी आदमी व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सिद्धांत दिए हैं। तो भारत की रेल के लिए क्या कहा था उन्होंने? आधुनिक उद्योग की जननी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी बंगाल में। बंगाल में पटसन मिल। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई बिहार में। बिहार प्रेसिडेंसी में समय। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो भैया 1931 से जितने भी फैक्ट बनते हैं सबको नोट कर लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, बस काम हो गया। क्या क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी से यही कहा गया था। अर्धनंद फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को नोट करें।
बात समझ में आ रही है? आप सोच रहे होंगे मैं कभी स्पीड से बोलता हूँ, कभी धीमे बोलता हूँ। स्पीड से मैं इसलिए बोलता हूँ कि बात को इस प्रकार से नोट करोगे, आप प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन लेने के हकदार व्यक्ति बन जाएँगे। अगर आपको ऐसी नॉलेज है कि कोई ईयर टकराया, उस ईयर में कितने काम हुए, आपने सबको गिना डाला, आप हकदार हैं नौकरी के, इसका मतलब है। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो भैया ये मिली भारत चार्टर एक्ट के तहत, 1833 जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम का। ये हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन चले भी गए, तो 1905 से संबंधित कार्य को याद कर लीजिए। बंगाल विभाजन हो गया, इंपॉर्टेंट काम था ये। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1872 में। अब यहाँ से बताइए कमेंट में कि 1872 में भारत का वायसराय कौन था? इस समय तो वायसराय आ गए थे ना, तो भैया 1872 में वायसराय कौन था? अभी कमेंट कीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट में ही मिलेगा। आगे देखिए, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो ये मदरसा स्थापित किया गया 1772 में। 1772 में। आगे देखो, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। हर बार में सवाल से एक सवाल से दो सवाल बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। 1780 में हुआ, किसने किया? इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन थे? 1772 में कौन कौन था? तो भैया दो सवाल बनेंगे, सबके आंसर पता होने चाहिए। तो पता होने के लिए आप लोग बनाइएगा। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो वीडियो को एक बार स्टार्टिंग में देखें, तो मैंने बताया है कि कैसे नोट्स बनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी लोग एक बार यस लिख के भेज दें अगर ये तरीका समझ में आता है। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई कोलकाता और आगरा के मध्य। तार सेवा की बात कर रहा हूँ, तार सेवा। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन। ये वो स्टेटमेंट हैं जो आपको हू बहू याद करने हैं, ठीक है। प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन से राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये था अवध। प्रशासनिक अवस्था। आगे देखें, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? ये थे सादत खां। स्वायत्त माने अपना राज्य, इन्हें कहते हैं बुरहान उन मुल्क। स्वायत्त राज्य को इन्होंने नाम दिया बुरहान उल मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा शिताब राय। राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये कहे जाते हैं लॉर्ड वलेजली, क्योंकि इन्होंने सहायक संधि को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था। किसी सेना को हराया, उससे सहायक संधि करवा ली कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे दूसरी लड़ाई करने के लिए। आगे देखो, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी? तो ये कर दी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शासक थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय थे। तो अब यहाँ सवाल बनेगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तुरंत आप सभी लोग कमेंट करेंगे, तुरंत कमेंट कीजिए। सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, दूसरी साइड कौन था? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल एम्पायर का भी सपोर्ट था। कौन कौन थे? बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर का सपोर्ट था। ठीक है, लेकिन फिर भी तीनों हार गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अगला देखो, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ये हुई 1799 में। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये की गई वारन हास्टिंग में। अगर किसी को ईयर पता है तो ईयर को कमेंट करो। आगे देखते हैं हम लोग हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो ये हुआ डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय में। बात क्लियर है। आगे देखते हैं अपना, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा था सूरजमल को। सूरजमल को। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? ये बनवाया बंदा बहादुर ने। अब बंदा बहादुर के बारे में सभी लोग जानते हैं। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर को मार दिया गया था? तो ये मारा गया था फरुख शियार के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रणजीत सिंह। ये प्रश्न जो है आधुनिक भारत में जो पंजाबी समुदाय है उससे संबंधित प्रश्न है, और इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। इसीलिए कल के वीडियो में आप सब इन सब के बारे में पढ़ के आइएगा, तो इनसे प्रश्न को हम लोग पुटअप करेंगे, मतलब एमसीक्यू बताएंगे, तो आप तुरंत ही सारे डिटेल से आंसर बता पाएंगे। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी लोग इस बदलते हुए मौसम में ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें। क्लास का मैं टाइमिंग आपको मैं बता देता हूँ एक बार। क्लास की टाइमिंग किससे क्या चल रही होगी तो देख लीजिए एक बार। 12 बजे से 1 बजे तक चलती है हमारी जीके क्लास, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ में। 2 से 3 ज्योमेट्री थ्योरी चल रही है अभी। इसके थ्योरी के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात को समझिए, कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन कर लेंगे। आज के पेपर का पैटर्न देखिए, हाई जा रहा है दिन ब दिन। 3:10 से, आज मौसम ख़राब था इसलिए क्लास में लेट हो गए थे, तो 3:10 से लेकर 4:10 तक ये होगी आपकी इंग्लिश की क्लास। इसके बाद आप सभी को रेस्ट मिल जाएगा। तब यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी हमारी 8 बजे से 9 बजे तक। मैथ्स की क्लास जो आज भी चल रही थी टाइम से। फिर 10 बजे से, आज थोड़ा क्लास में लेट हो गया, तो 10 से लेकर 11 बजे तक उम्मीद होगी कि ये क्लास चलेगी हमारी वन लाइनर की। ये पूरा शेड्यूल है अभी का। शेड्यूल में सभी सब्जेक्ट बढ़ने वाले हैं, हिंदी भी आने वाली है, और जीके की जो है डिटेल भी आने वाली है। तो सभी लोग जुड़े रहें। क्लास डिसमिस।